दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से अंग्रेजों का मैसूर और मराठों से संघर्ष के बारे में जानेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम सहायक संधि और डलहौजी की विलय नीति तथा अंग्रेजों की सफलता के कारणों के बारे में भी पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 8वीं कक्षा के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। दोस्तों जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद और मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के जो भी शासक थे प्राय अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते वे अंग्रेजों की शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग और अन्य रियायतें यानी छूट लेते और इस तरह से जो भारतीय शासक थे अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे और अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में यानी 1764 से 1856 में भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आकर इतने बड़े देश पर अपना राज्य और अधिकार बढ़ाया। इसी सब के बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों अंग्रेजों ने अपना राज्य या शासन स्थापित करने के लिए कई प्रकार की नीतियों जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना, फूट डालो राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। और ये कार्य इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों के साथ साथ उस समय के भारतीय शासक भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे और उन्होंने आपसी फूट का लाभ अंग्रेजों को दिया। आइए इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं मैसूर यानी दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के बारे में और वहाँ के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वो अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंचा और 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी था। इसलिए 1767 से 1799 के बीच मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले आइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं। दोस्तों हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, लेकिन हैदर अली विचलित नहीं हुआ। आप यहीं पर देख सकते हैं कि हैदर अली जो कि अपना भारतीय शासक था उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब का सम्मिलित मोर्चा बना लिया था और अंग्रेजों ने मराठों को धन देकर, निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास यानी चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई और इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया और विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का भी वचन दिया गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हैदर अली के समय में हुआ था।
यहाँ पर अगर 18वीं शताब्दी में भारत का मैप देखें तो इस मैप से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर मराठा राज्य, तो जो हमारा 18वीं शताब्दी में मराठा राज्य था, आप देख सकते हैं बहुत बड़े भाग पर ये पूरा क्षेत्र जो है ये मराठा राज्य का विस्तार यहाँ पर था। फारसी सीमांत जो है बहुत थोड़े क्षेत्रों पर फैला हुआ था। फारसी सीमांत की बात करें तो यहाँ पर बहुत थोड़े ही क्षेत्रों में यहाँ पर आप फारसी सीमांत को देख सकते हैं। और ये जो दिल्ली, मेरठ, करनाल, सरहिंद, पटियाला, पानीपत, इन सब का जो राज्य था ये परवर्ती मुस्लिम साम्राज्य बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया था। ये 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति थी वो इस तरह से थी। अब आइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 के बीच हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की, जिससे हैदर अली ने निजाम और मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 में वो पराजित हो गया था। 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 1792 तक चला और कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल था उस समय। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में जो जयकोटे और क्रागानूर मोल लेने का प्रयत्न किया गया, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना बेल्लोर और अंबूर से होते हुए बंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे उसे दोबारा हाथ से खो बैठे। मराठा और निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली और इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा और युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। वो अपने राज्य को पूर्णतया समाप्त होने से बहुत कठिनाई से बचा पाया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ, तो 1798 में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई और उसकी ये योजना सहायक संधि कही जाती है। यहाँ पर एक चित्र में रेजिडेंट राज्य का भ्रमण करते हुए दर्शाए गए हैं। सहायक संधि की जो विशेषताएं थीं वो क्या थीं? तो सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं। उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था और इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था और कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। और जो सहायक संधि की नीति थी, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक और हैदराबाद पर कब्जा किया और वेलेस्ली की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो काफ़ी हद तक सफल हुई।
वेलेज़ली ने यह निश्चय किया था कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वो निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे और अप्रैल 1799 में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ किया। मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के जो शासक और राजा थे उनको अपने में मिलाकर अपने ही यानी भारतीय शासकों के विरुद्ध युद्ध लड़वाया और अपना लाभ लिया। दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस और आत्म स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेज़ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी उक्ति का पालन करते हुए वो श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों, तो आप जान लीजिए कि 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बना और टीपू सुल्तान ने जो है इसकी मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर या शेर ए मैसूर कहा जाता है और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। मैसूर के बाद आइए मराठों से संघर्ष के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल और प्रभावहीन हो चली थी और उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे और इनका प्रमुख पेशवा होता था। इन्होंने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया, लेकिन अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना यानी पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री था, पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया और अंग्रेज पहले भी कलह न होने पर भारतीय शासकों में आपस में कलह करवाते थे, लेकिन यहाँ तो आपस में कलह शुरू हो गई तो इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाने का निश्चय किया। आप जान लीजिए कि 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया गया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। इसके लिए वे तैयार बैठे थे। अब देखिए, अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ, जो 7 वर्ष तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व और मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता नहीं मिली। अंत में सालबाई नामक स्थान पर 1782 में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेज़ली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, लेकिन नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हुआ। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया और सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उससे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया।
जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। लेकिन आगे भोसले और सिंधिया को ये अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 की घोषणा कर दी थी और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश किया और सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि और भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण था ये अंग्रेजों के जो है भारत में शासन को मजबूती देने के लिए कि किस तरह से अंग्रेज बाहर से आए और भारत के स्थानीय शासकों को आपस में लड़ाकर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट 1806 ईस्वी की संधि हुई। दोस्तों, इन सबसे मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट और नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। ये मराठों और अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। तो इस तरह से अंग्रेजों और मराठों का जो संघर्ष था वो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है ये समाप्त हो गया। एक तरह से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और पेशवा के पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई थी। वेलेस्ली की सहायक संधि के बाद आइए डलहौजी की विलय नीति के बारे में जानते हैं। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेस्ली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में किया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों राज्यों को हड़पने की एक नीति बनाई। इस नीति के तहत क्या नियम था कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने के अधिकार का निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संभलपुर और झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने ये नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन और उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गईं। तो ये सभी जो है भारत में अंग्रेजों की नीतियां रही हैं, जिसके द्वारा उनके शासन को मजबूती मिली। अब आइए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से प्रमुख तथ्य देख लेते हैं भारतीय शासकों के साथ अंग्रेजों के युद्ध और उनके परिणामों के बारे में। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवध का 1856 का युद्ध ये लॉर्ड डलहौजी और नवाब वाजिद अली शाह के बीच हुआ और इसका कारण था नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन और अकर्मण्यता का आरोप लगाया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि अवध राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया और इसमें फैजाबाद संधि अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए और नवाब कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना उसको पेंशन दी गई। रुहेलखंड युद्ध 1773 में ये वारेन हेस्टिंग्स और रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच हुआ। इसमें रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना करने पे ये युद्ध हुआ था। हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाकर शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित की गई। बनारस
अंग्रेजों द्वारा जो बनारस युद्ध 1780 लड़ा गया, ये वारेन हेस्टिंग्स और राजा चेत सिंह के बीच, और अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना और अधिक धन, घुड़सवार और बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को 50 लाख का जुर्माना देना पड़ा। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। चेत सिंह के भतीजे को इसके परिणाम स्वरूप राजा बनाया गया और 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। पिंडारियों से युद्ध या लूटमार करने वाले लोगों का युद्ध ये 1816 से 1818 के बीच हुआ। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स और पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, वासिल मुहम्मद और चीतू के बीच हुआ। और पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध संघर्ष किया। इसमें बहुत से पिंडारी मारे गए। अमीर खां ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान की गई। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। अब आइए अंग्रेजों का नेपाल और बर्मा यानी म्यांमार से युद्ध। तो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स और गोरखा के बीच हुआ। और इस युद्ध का कारण था सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार। इसका परिणाम हुआ कि अंत में गोरखे पराजित हुए। संधि क्या क्या हुई, तो 1816 में सिगौली की संधि, अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्र मिला। गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ दिया गया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। अगला है, देखिए बर्मा का युद्ध, ये 1824 से 1826 ईस्वी हुआ। किसके बीच? लॉर्ड एमहर्स्ट और बर्मा के बीच। और बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद और कासिम बाजार क्षेत्र की मांग की गई, लेकिन इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और यंगून पर अधिकार हो गया। और 1826 में यांडबू की संधि हुई। अंग्रेजों को आराकान तथा तनासरिम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया और बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हुआ। बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 से 1826 में हुआ था। बर्मा का द्वितीय युद्ध 1852 में हुआ, लॉर्ड डलहौजी और बर्मा के बीच। इसमें अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि बर्मा पराजित हुआ। मर्तवान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अब आइए अंग्रेजों का जो अफगान, सिंध और सिखों से युद्ध है उसके बारे में जानते हैं। युद्ध और वर्ष किन के बीच हुआ, युद्ध के कारण क्या थे, परिणाम और संधि क्या हुई। तो अफगान युद्ध जो है ये 1838 से 1842 तक हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड और अफगान के बीच। अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय था क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि अफगान युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच इसमें एक संधि हुई, त्रिपक्षीय संधि। इसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। 1843 का सिंध युद्ध, ये लॉर्ड एलनबरो और सिंध के शासक के बीच हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने के कारण ये युद्ध हुआ। सिंध के अमीर पराजित हुए। सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पर सिख युद्ध, तो प्रथम सिख युद्ध 1845-46 ये लॉर्ड हार्डिंग और सिखों के बीच हुआ। कारण था कि सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायक अंग्रेजों से जा मिले थे, जिसके कारण सिख सेना पराजित हुई थी। इसका कौन कौन सी संधि हुई, तो 1846 में लाहौर की संधि हुई। जालंधर और सतलज और ब्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला दिया गया। युद्ध के हार जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा और इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। द्वितीय सिख युद्ध 1848-49 में हुआ, लॉर्ड डलहौजी और सिखों के बीच। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार था और सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई और इसमें अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया था। दोस्तों, इन सभी घटनाओं और युद्ध तथा परिणामों के बाद आइए जानते हैं कि अंग्रेजों की सफलता के कौन कौन से कारण थे।
भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। पहला तो भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ मिला, साथ ही उनका व्यापार बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल और प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि वे उच्च तकनीक पर आधारित थे। उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे। इसके कारण उनके पास रसद और सैनिकों का भी अभाव नहीं रहता था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे वेलेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, और उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति मनवाई। और इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में कुशल नेतृत्व का अभाव था और ये राजा एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे। दो शासकों में जब कोई संघर्ष या विवाद होता तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाया करते थे। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो आई हैं, पिंडारी, तो ये लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। रेजिडेंट तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले देसी राजाओं के दरबार में निरीक्षण करने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, इसको रेजिडेंट कहा जाता था। आइए अब अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, विलय नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन है नाना साहब, डलहौजी, टीपू सुल्तान या हैदर अली। तो विलय नीति का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से संबंधित है। दूसरा है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर अहमद शाह अब्दाली ने। अति लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच हुआ था? आपको बताना है। तो ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, हैदर अली और ब्रिटिशों के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की थी? तो सही उत्तर है 1792 यानी 1792 में। अगला प्रश्न लघुत्तरी है कि प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला। लेकिन नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व और मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता नहीं मिली। अंत में 1782 में सालबाई नामक स्थान पर दोनों में संधि हुई थी। सहायक संधि क्या थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेगा। एक और दीर्घोत्तरी प्रश्न है, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी और इस नीति के क्या उद्देश्य थे? तो आप जानते हैं डलहौजी लॉर्ड हार्डिंग के बाद भारत का गवर्नर जनरल 1848 में नियुक्त हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। ये उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक देसी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने लगा। उसकी नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाता था। गोद लेने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं थी, ये अनुमति दे भी सकती थी, नहीं भी दे सकती थी। इस तरह अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। उसकी ये नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई और इसी नीति के कारण पूरे भारतवर्ष पर ब्रिटिश साम्राज्य का जो है स्थापित हो सका। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के प्रमुख उद्देश्य जो थे, इसका सबसे पहला उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। व्यापार में मनमानी करना और सस्ते दरों पर कच्चा माल खरीदना, अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची कीमतों पर बेचना और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 3, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। इसमें हमने दक्षिण भारतीय राजाओं मैसूर और मराठों से अंग्रेजों से संघर्ष, प्रमुख युद्ध और संधियां तथा
भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के कारणों के बारे में विस्तार से इसमें हमने पढ़ा और अंत में अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।